वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा, और आज का टॉपिक रहेगा श्वसन तंत्र, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो कौन कौन से अंग से मिलकर बना है, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर के हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं जो श्वसन तंत्र में हेल्प करते हैं, और वो सब मिलकर के श्वसन तंत्र बनाते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि श्वसन होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक जीव को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जिंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, यही ऑक्सीजन फिर कोशिकाओं में जाती है, जो सेल होती है हमारे उसके हर एक पार्ट में जाती है। सेल में पहुंचकर ये जो ग्लूकोज होता है हमारा, जो भोजन हम खाते हैं, भोजन के अंदर जो ग्लूकोज जाता है उस ग्लूकोज का ये ऑक्सीकरण करता है, यानी उसको बर्न करता है। और ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर और CO2 में। और उसी इसी के साथ में इस जो रिएक्शन होती है इसके अंदर निकलती है एनर्जी, यानी जो एनर्जी इसके साथ जो निकलती है वो एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। और जो भी जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी करती है तो उन सब में यूज करती है उस ATP का। तो यानी जो जो भोज्य पदार्थ हमने खाया है, जो भोजन हमने लिया है, वही भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन उससे सीधा एनर्जी नहीं मिलती। जो सांस के थ्रू हमने ऑक्सीजन ली है, जो ब्लड के थ्रू कोशिकाओं तक पहुंचती है, फिर वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर हमें पता है वो जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद उस वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी हमें हेल्प करती है, और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन सबको हेल्प करती है काम करने में। यानी कोई भी काम अगर हमें करना है, कोई फंक्शन करना है, तो एनर्जी की नीड होती है। तो यही एनर्जी हमें उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद में मिलती है। तो ग्लूकोज का भी ऑक्सीडेशन होता है, इसी के साथ साथ जो फैट होती है, प्रोटीन होती है, वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है उसका यूज क्या होता है, ये भोजन का ऑक्सीडेशन करती है, और ऑक्सीडेशन करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हमें काम करने में हेल्प करती है। या जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो रेगुलर काम करते रहे, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम खाना खाते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये श्वसन तंत्र जो होता है उसमें क्या होता है, कौन कौन सी प्रोसेस चलती हैं, वो इसमें हम देखेंगे। तो हमें पता है हर एक जीव को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, भोजन का ऑक्सीकरण करता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा क्या करती है, हमें काम करने में हेल्प करती है। अब जब ऑक्सीजन हम सांस के साथ अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इसी को श्वसन बोला जाता है, ब्रीदिंग हम इसको बोल सकते हैं। फिर ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन द्वारा ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, ये सब हमने देख लिया। और एनर्जी मुक्त होती है, एनर्जी मुक्त होगी, यही हमें क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है काम करने के लिए, इसको श्वसन कहा जाता है। यानी जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमने अंदर ली शरीर के और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो वो सिर्फ श्वास होता है, उसको श्वसन नहीं बोलते। श्वसन भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उसको श्वसन बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन को हम अंतर ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन का, तो इसका काम करता है श्वसन तंत्र। अब इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं बॉडी के जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस वो सब मिलकर के श्वसन तंत्र बनाते हैं। अब श्वास क्या होता है, नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि प्राणी ऑक्सीजन के शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। अब इसमें जो मुख्य मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है वो कई अंग इसमें सम्मिलित होते हैं, जो वायु का या फिर गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला है हमारा नासा मार्ग, यानी जो नासा मार्ग होता है, श्वास नली जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, और श्वसनिकाएं होती हैं जो ट्रेकिया आगे जाकर के डिवाइड होता है, तो ये श्वसनिकाएं बनाता है। और इसका पार्ट जो मेजर पार्ट होता है वो होता है हमारा लंग्स, फेफड़े जिसको बोलते हैं, जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है। तो फेफड़ों के अंदर एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है। अगर हम सिंपली एक डेफिनेट पार्ट की बात करें तो एल्वोलाई के अंदर ही गैसों का एक्सचेंज होता है,
उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, और जो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो फेफड़ों में आ जाता है, लंग्स के अंदर आ जाता है, फिर नाक के थ्रू हम उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है जो श्वसन तंत्र है उसका, तो वो नासा मार्ग इसको बोल सकते हैं, नेजल पैसेज। तो मनुष्य में दो नासा छिद्र होते हैं जो बाहर की तरफ हम देख सकते हैं, और दोनों क्या होते हैं, एक इनके बीच में पट्ट पाया जाता है जिसको स्पेक्टम बोलते हैं। स्पेक्टम से दोनों छेद जो होते हैं, दोनों छिद्र अलग अलग रहते हैं, और इसके आगे जाकर जिसके अंदर ये खुलता है उसको नासा गुहा, नेजल कैविटी बोलते हैं। नासा गुहा और नासा छिद्र की भित्ति पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, हमें पता है, और उनसे जो म्यूकस होता है वो सिक्रिएट होता रहता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, जो भी गैस अंदर गई है, एक तो उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करना, साथ ही जो हवा के साथ ये सूक्ष्म जीव या फिर जो धूल के कण चिपक कर आते हैं, जो धूल के कण आते हैं हवा के साथ, वो उस श्लेष्मा के अंदर चिपक जाते हैं, जिससे वो फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। फेफड़ों को ये बचाने का या फिर सुरक्षा करने का काम करता है। नासा गुहा पीछे की ओर फिर ग्रसनी में जाकर के खुलती है, यानी दूसरा पार्ट जो रहेगा श्वसन तंत्र का वो रहेगा हमारा कंठ या फिर श्वास नाल, हम इसको बोल सकते हैं। श्वास नाल या कंठ जो होता है, तो ये श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी को श्वास नली यानी ट्रेकिया और ग्रसनी दोनों को जोड़ने का काम करता है। लैरिंक्स कंठ भी हम इसको बोल सकते हैं। श्वसन तंत्र जो होता है ना हमारा स्वर यंत्र, वो यही प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स जिसको बोला जाता है, जहाँ से इसके अंदर दो वोकल कार्ड होते हैं और उनमें वाइब्रेशन से फिर जो साउंड होता है वो डेवलप होता है। तो स्वर तंत्र के प्रवेश द्वार पर एक पतला सा, अब जो क्वेश्चन जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये वाला रखना है, क्योंकि जो ग्रसनी होती है हमारी, ग्रसनी भोजन और वायु दोनों के लिए कॉमन पाथ का काम करती है, यानी भोजन भी ग्रसनी से जाता है, और जो हवा होती है, जो वायु होती है, जो हमने सांस के थ्रू ली है, वो भी ग्रसनी में। तो दोनों एक कॉमन पाथ दोनों के लिए, बाद में जाकर के आगे ये डिवाइड होता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन श्वास नली के अंदर ना जाए, उसके लिए उसके ऊपर एक ढक्कन जैसी एक कपाट होता है, ढक्कन जैसी संरचना होती है, पतली सी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। ये ध्यान रखना है, एपिग्लोटिस का काम क्या है, भोजन निगलते समय यह कपाट बंद हो जाता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश ना कर पाए। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि श्वास नली में भोजन प्रवेश कर जाता, तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा हो भी जाता है, जब हमारा खाना खाते टाइम ध्यान कहीं और होता है तो ऐसा हो जाता है, जिससे की वजह से हमें खांसी आने लग जाती है, मतलब परेशान हो जाते हैं हम बुरी तरह से, क्योंकि वो खांसी के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है कि जो श्वास नली के अंदर चला गया था। तो अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती तो इससे इंसान मर भी जाता है। तो इसीलिए जब भी खाना खाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए या फिर कहीं और ध्यान नहीं रखना चाहिए, फ़ोन वगैरह नहीं देखना चाहिए। तो वो उसका कारण यही है, क्योंकि जो एपिग्लोटिस होता है ना वो बंद होना, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको सिग्नल्स नहीं मिल पाते ठीक से, क्योंकि दिमाग हमारा कहीं और है, जिस वजह से जो खाना होता है भोजन श्वास नाल के अंदर चला जाता है। और जो हमारा ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया एक उल्टे वृक्ष के समान संरचना होती है जो इस तरह से ऐसे लटकी हुई होती है उल्टे तरीके से। फिर इसके अंदर क्या होता है, दाई ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी ये जो श्वास नाल है वो आगे जाकर के ब्रोंकियोल में बढ़ जाती है, और ये ब्रोंकियोल जो होता है फिर प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और इनके पार्ट्स पे लास्ट जो इसका टिप होता है उस पे पाया जाता है एल्वोलाई, एक छोटे छोटे अंगूर जैसी संरचना होती है, उन जिनके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और वहीं पे गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो एल्वोलाई कुपिकाओं के अंदर होता है, ये कुपिकाएं होती हैं लंग्स के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लंग्स, फेफड़े जो होते हैं, तो लंग्स वक्ष गुहा में एक जोड़ी यानी दो, एक पेयर में रहेंगे, दो लंग्स होते हैं हमारे शंकुआकार
फेफड़े होते हैं, फेफड़े संरचनात्मक दृष्टि से स्पंजी होते हैं, यानी ये स्पंजी होते हैं, ऐसे इनका जो आयतन कम या ज़्यादा हो सकता है। दाएं फेफड़ा थोड़ा लंबा व बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि दायां फेफड़ा 3 पालियों में बटा हुआ होता है और बायां फेफड़े में 2 ही पालियां होती हैं, इसलिए इनकी साइज में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इनके ऊपर जो एक लेयर पाई जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, बाहर की जो चोट वगैरह लग जाती है तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इसकी मेम्ब्रेन का नाम याद रखना, उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो कि फेफड़ों के ऊपर होती है, जो उसको भारी आघातों से उसकी रक्षा करती है। और फेफड़े जो होते हैं उनमें संकुचन होता रहता है, यानी उनका जो आयतन कम या ज़्यादा हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इनका आयतन एक बार बढ़ता है और घटता है, दोनों चलते रहते हैं, इसीलिए हम इसको स्पंजी बोलते हैं कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वो ऐसे दबाए जा सकते हैं, मतलब इनका आयतन बढ़ता घटता रहता है। इसके कारण वायु जो होती है इसी की वजह से जो हवा होती है, वायु होती है, वो अंदर भी ली जाती है और बाहर भी छोड़ी जाती है। अगर ये इनका स्पंजी नहीं रहेंगे तो फिर हवा जो है वो बाहर या फिर अंदर नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम फेफड़ों के नीचे प्रेजेंट होता है। तो जो निचला फर्श होता है वक्षीय गुहा का, तो फेफड़ों के नीचे प्रेजेंट होता है डायाफ्राम। एक पतली सी एक पट्ट द्वार बंद रहता है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम के ऊपर नीचे होने से जो वक्ष गुहा है हमारी, थोरेसिक कैविटी है, उसका आयतन जो है उसका वॉल्यूम घटता बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से वायु में फेफड़ों में जो वायु है वो फेफड़ों में प्रवेश भी करती है और उनसे बाहर भी निकलती है। तो दोनों का ही आयतन चेंज होता रहता है, दोनों ही, जैसे कि हमारे फेफड़े और डायाफ्राम दोनों ही चेंज होते रहते हैं इनकी साइज, और इन्हीं की वजह से हवा अंदर आती है और बाहर जाती है। ये हमारा श्वसन तंत्र है। यहाँ पे देखो, जिस नासिका कोष्ठ है, नासा छिद्र जो बाहर की तरफ होते हैं, फिर यहाँ पे आकर के ये ग्रसनी होती है। बीच में जो कंठ जिसको बोलते हैं लेरेंक्स है हमारा, लेरेंक्स के बाद में निकलती है श्वास नली, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं। ट्रेकिया फिर ऐसे डिवाइड हो जाती है और दोनों लंग्स के अंदर चली जाती है। ये हमारे लंग्स होते हैं। और जो ट्रेकिया होता है फर्दर डिवाइड होता है, वो श्वसनिका बना लेती है जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से फर्दर डिवाइड होती है। और ये जो फेफड़े होते हैं उन्हीं के अंदर सुरक्षित होता है हमारा हार्ट। और ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है एक ऐसी फ्लेट जैसी स्ट्रक्चर, तो वो होता है डायाफ्राम। अब हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है हमारा, जो श्वसन की क्रिया विधि है, मैकेनिज्म क्या है उसकी, किस मेथड से वो पूरी प्रोसेस चलती है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बाह्य श्वसन होता है और एक होता है गैसों का परिवहन। यानी एक तो बाहर का ऊपरी, यानी हमने हवा अंदर ली शरीर से और बाहर छोड़ी, तो उसको बाह्य श्वसन बोलेंगे। और गैसों का परिवहन मतलब क्या हुआ, जो भी ऑक्सीजन हमने ली है उसको पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाना, और उन कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज के टूटने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है जिसका हमारी बॉडी में यूज नहीं है, तो वो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना, तो वो भी कोशिकाओं से फिर लंग्स तक पहुंचाया जाता है। तो यही होता है गैसों का परिवहन। तो जो हमारा श्वसन की क्रिया 2 पार्ट में डिवाइड है। एक में बाह्य श्वसन होता है जिसमें गैसों का सिर्फ एक्सचेंज होता है, और गैसों का परिवहन यानी जो गैस हमने ली है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कोशिकाओं से और फेफड़ों तक पहुंचाना, और फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्टेशन होता है गैस का। तो ये दोनों प्रोसेस इसके अंदर चलती है, तो दोनों मिलकर के ही एक श्वसन की क्रिया विधि बनती है। बाह्य श्वसन में बात करेंगे तो प्राणी और वातावरण के बीच जो गैसों का एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, वो बाह्य श्वसन होता है। बाह्य श्वसन में भी हम 2 पदों से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो होता है श्वसन उच्छ्वास यानी ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, और एक गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दो प्रोसेस इसके अंदर चलती है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग क्या होता है, फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जिसे सांस लेना भी हम बोल सकते हैं। तो यही क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। इसको भी फिर 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक तो अंतः श्वसन होता है, एक बाह्य श्वसन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो श्वसन की क्रिया विधि या गतिविधि में सम्मिलित वायु के आयतन का जो आकलन किया जाता है, जो मेजरमेंट किया जाता है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमें ध्यान रखना है, पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा।
तो उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से हम श्वसन की दर या फिर वायु का जो आयतन होता है, कितना आयतन है, वो हम इसमें मेजर कर सकते हैं। तो जो अंतः श्वसन और निश्वसन वायु का आयतन लगभग 500 मिलीमीटर 500 मिलीलीटर होता है। या फिर हम स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतः श्वासित या फिर निश्वासित कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं और बाहर छोड़ सकते हैं। तो वो 1 मिनट में हमने कितनी ऑक्सीजन या फिर कितनी वायु अंदर ग्रहण करी है और कितनी बाहर छोड़ी है, तो वो लगभग होती है 6000 से 8000 तक, 8000 मिलीलीटर तक हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा अंतः शोषण होता है और बाह्य शोषण वो क्या होता है। तो अंतः शोषण का मतलब ही क्या रहेगा, वायु को अंदर ग्रहण करना। जब हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं, वायु वातावरण से फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो अंतरा पशु पेशियाँ यानी जो हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो फैलती हैं, और डायाफ्राम नीचे की ओर होने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। यानी डायाफ्राम तो सिकुड़ जाता है, और जो वक्ष गुहा होती है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं जो वक्ष गुहा बनाती हैं, वो आगे की तरफ ऊपर की तरफ आ जाती है और उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों में तो निम्न दाब का निर्माण होता है, और वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, यानी बाहर प्रेशर जाता है और अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हवा होती है डिफ्यूजन जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो जब भी उसका आयतन बढ़ेगा तो उसके अंदर जो है वो दाब कम हो जाता है फेफड़ों के अंदर दाब कम होगा तो वायु बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगी, और जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर या फिर बाहर बराबर न हो जाए तब तक वो वायु जो है फेफड़ों के अंदर आती रहेगी। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो फिर वो रुक जाती है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, फेफड़े हमारे फूल जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है आयतन बढ़ेगा या घटेगा, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं, पसलियाँ बाहर की तरफ आ जाती हैं। अब जो अंतः शोषण सुरक्षित आयतन ये पूछ लिया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अंतः शोषण सुरक्षित आयतन क्या होता है कि वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वासित कर सकता है, यानी जब नॉर्मल सांस हम ले रहे हैं तो थोड़ा सा बलपूर्वक यानी फोर्स के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऑक्सीजन ले सकते हैं, वो आयतन होता है हमारा अंतः शोषण सुरक्षित आयतन। तो ये वैल्यू याद रखनी है, ये लगभग कितना होता है 2500 से 3000 मिलीलीटर, ये ध्यान रखना है इसका एवरेज कितना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निश्वसन। निश्वसन का मतलब क्या रहेगा कि जो वायु है उसको फेफड़ों से बाहर छोड़ना, यही है। देखो इस अवस्था में वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, उच्च शोषण भी बोल सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो पेशियां होती है हमारी सिकुड़ जाती है और डायाफ्राम पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी डायाफ्राम फूल जाएगा अब, जिसकी वजह से जो वक्ष गुहा है उसका आयतन कम हो जाएगा, घट जाएगा, ये ध्यान रखना है। पसलियाँ हमारी अंदर की तरफ चली जाती हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा, और फेफड़ों में दाब बढ़ने से क्या होगा, जो हवा होगी जो वायु होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो फेफड़ों में प्रेशर ज़्यादा है और बाहर की तरफ प्रेशर कम है, तो वो फेफड़ों से बाहर की तरफ वातावरण में चली जाती है। तो इस तरह से इसको हम निश्वसन बोलते हैं, यानी हवा को हमने वातावरण में पुनः छोड़ दिया है। वायु इस प्रकार फेफड़ों से बाहर निकालना ही क्या होता है, निश्वसन कहते हैं। अब निश्वसन सुरक्षित आयतन भी होता है, यानी बलपूर्वक हम कितनी वायु जो है वो बाहर छोड़ सकते हैं, तो उसका आयतन हमें ध्यान रखना, लगभग 1000 से 1100 मिलीलीटर वायु जो है वो बलपूर्वक हम फोर्स लगा करके और वायु में बाहर के वातावरण में वायु को छोड़ सकते हैं। अब दूसरा पार्ट है गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। तो जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे का विनिमय कैसे होता है वो देखेंगे। तो ये होता है फेफड़ों के अंदर। पहला क्वेश्चन यही बनता है, जो गैसों का एक्सचेंज होता है तो वो कहाँ होगा, फेफड़ों के अंदर होगा। और यह विनिमय साधारण डिफ्यूजन से होता है, ये भी याद रखना है कि इसमें जो प्रोसेस चलती है ये नॉर्मल डिफ्यूजन से होता है। वहाँ जो प्रेशर होता है उसका डिफरेंस बनता है, जिस वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो गैस का एक्सचेंज अपने आप हो जाता है।
तो इसमें फेफड़ों के अंदर होती हैं कूपिकाएँ। अगर पर्टिकुलर नाम पूछ ले, फेफड़े ना दिए हुए हो तो कूपिकाएँ आपको मिलेगा। यानी गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो कूपिकाओं के अंदर होता है, कूपिकाएँ प्रेजेंट होती है फेफड़ों के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का दाब तो होता है 104 mmHg होता है, जिससे जो वेन्स होते हैं हमारे उसमें ऑक्सीजन का दाब कम होता है। यानी अब जहाँ दाब ज़्यादा है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है और जहाँ कम है प्रेशर, तो ज़्यादा प्रेशर के से कम प्रेशर की ओर हवा आएगी। यानी जो फेफड़ों में, जो कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन है वो कूपिकाओं से वेंस के अंदर आ जाती है डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस है। कूपिकाओं में प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजन का और जो वेंस है हमारी उसमें कम है। तो जो ऑक्सीजन रहेगी वो कूपिकाओं से वेंस के अंदर अपने आप आ जाएगी बाय डिफ्यूजन। और इस अंतर के कारण ऑक्सीजन जो है सीरा केशिकाओं की ओर विसरित हो जाती है, यानी डिफ्यूजन से ये आती है। तो यहाँ पे दाब का जो अंतर बनता है ना, उसी वजह से गैसों का एक्सचेंज होता है। और इसका उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कूपिकाओं में रहेगा कम, जैसे 40 mmHg, और शिराओं में रहेगा ज़्यादा, 46 mmHg है। तो हाई प्रेशर से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो जो वेन्स है हमारी, वेन्स की शिराओं से ये फेफड़ों में चली जाएगी, यानी जो फेफड़ों के अंदर कूपिकाएँ उसके अंदर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इसको बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है। कहाँ होता है, फेफड़ों के अंदर होता है। फेफड़ों के अंदर भी कहाँ होता है, तो वो कूपिकाओं के अंदर होता है, जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे गैसों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो श्वसन गैसों का, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। यानी ये ब्लड जो होता है वो इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है एक वर्णक हीमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हल्के लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद ये गहरे लाल रंग का, चमकदार लाल रंग का हो जाता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये जाता है और कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं के अंदर जाकर के ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो टूट जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन तो ब्लड में रह जाता है और जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, वही आंशिक दाब या फिर हम बोल सकते हैं जो दाब का अंतर होता है, डिफरेंस की वजह से ये उसके अंदर चली जाती है। जो हमारे कोशिकाएं होती है, जो टिश्यूज होते हैं, तो वहाँ तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कैसे करता है, एक कंपाउंड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के। उस कंपाउंड का नाम याद रखना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये टिश्यू के अंदर जाकर के फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, जिससे ऑक्सीजन वहीं रह जाती है, हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ वापस आ जाता है। फिर वहाँ पे ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर, उसके साथ रिएक्ट करता है। फिर कार्बोनिल या फिर वहाँ पे क्या कर लेता है, एक और कंपाउंड बना लेता है। फिर वो जुड़ करके और उसको ले आता है फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कैसे लेके आता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो CO2 का परिवहन निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला, प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में, यानी इसका कुछ पार्ट तो ब्लड के थ्रू आता है और कुछ पार्ट जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर उसमें घुल करके आ जाता है, डिजोल्व हो करके, और ये ट्रांसपोर्ट होती है। तो CO2 रुधिर के प्लाज्मा में घुल करके और कार्बोनिल अम्ल बना लेती है। और इस प्रकार लगभग ये कितने परसेंट होता है ये याद रखना, प्लाज्मा से लगभग 7% ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और किसकी फॉर्म में होता है, कार्बोनिक अम्ल की फॉर्म में होता है। प्लाज्मा के साथ मिलकर के एक एसिड बना लेती है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और प्लाज्मा के थ्रू लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकंड होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। तो बाइकार्बोनेट जो CO2 होती है वो लगभग 70%, ये याद रखना है, लगभग 70% होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में।
तो 70% मात्रा परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। CO2 रुधिर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा में उपस्थित सोडियम से मिलकर के और पोटेशियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट ये बना लेती हैं इनकी फॉर्म में, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर के सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेती है, जिसकी फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये याद रखना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है जो बाइकार्बोनेट है उसकी फॉर्म में लगभग 70%, और 7% होता है प्लाज्मा में घुल करके ये ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो उसका 7% होता है, और बाकी का जो बच गया वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट, जो कार्बामिनो यौगिक के रूप में, यानी जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ मिलकर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक कंपाउंड बनाता है। तो ये नाम पूछ लिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड बनाता है उसका नाम है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था, ये याद रखना है। और इसका लगभग 23%, यानी इसका जो बच गया जो पार्ट वो लगभग 23% का ट्रांसपोर्टेशन होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। इसमें एक कंपाउंड बना लेता है जिसका नाम क्या रहेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर इसको कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये भी याद रखना है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कंपाउंड बनाती है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज हो सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। CO2 के साथ बनाएगी तो कार्बमिनो हीमोग्लोबिन रहेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनाएगी तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब जो अंतः श्वसन या उच्च वशित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है ना, वो भी हमें ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। यानी ये हमने ऑक्सीजन ली, अंदर ग्रहण करी, जिसमें 21% ऑक्सीजन था और जिसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड था। फेफड़ों के अंदर जाने के बाद 16% जो ऑक्सीजन है उसका हमने बाहर छोड़ दिया, यानी 4% के करीब हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं और बाकी को बाहर वापस छोड़ दिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों में अंदर गई थी 0.04% और बाहर छोड़ी गई है 4.4%, यानी इसकी जो मात्रा है वो बढ़कर छोड़ी गई है। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज के टूटने से जो उसका फॉर्मेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर ही, बाहर से हमने कम ली थी लेकिन बॉडी के अंदर भी उसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। यानी जितनी हमने अंतर ग्रहण करी है ना उससे ज़्यादा हम बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब मनुष्य में सांस लेने की दर लगभग 12 से 16 बार प्रति मिनट उसकी होती है, ये भी याद रखना है। यानी हमारी जो श्वसन दर होती है वो 1 मिनट में कितनी, हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं। जन्म के समय ये 40 से 70 बार होती है, यानी 1 मिनट में जो जन्मा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो लगभग 40 से 70 बार 1 मिनट में सांस ले सकता है। और जो निःश्वसन के दौरान लगभग 1.72 या फिर 3.5 इतने लीटर वायु फेफड़ों में हर समय भरी रहती है, और इसे फेफड़ों की क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बोलते हैं। यानी जो रेजिडुअल कैपेसिटी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो लगभग कितनी होती है, 1.7 से 3.7 इतनी हवा या फिर वायु जो होती है वो हमेशा रहती है हमारे फेफड़ों के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। अब कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ अलग अलग प्राणियों में जो श्वसन अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये यहाँ से चारों पांचों पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मछली है, जैसे मछली, झींगा और सिप, इन सब में पाए जाते हैं क्लोम या फिर गिल, ये ध्यान रखना है। और जो हमारी छिपकली है, पक्षी और मेंढक और मनुष्य, इन सब में पाए जाते हैं फेफड़े। और जो केचुआ होता है, केचुआ जो रिंग वो अर्थवॉर्म होता है, वो क्या करता है, त्वचा से शोषण करता है, ये भी ध्यान रखना है। मेंढक में भी त्वचा से शोषण किया जाता है, लेकिन मेंढक में दोनों पाए जाते हैं, पानी के अंदर होता था वो त्वचा से करता है, और फेफड़े जब वो बाहर होता है पानी से, एम्फीबियन होता है मेंढक, हमें पता है दोनों जगह रह सकता है, तो पानी में त्वचा से शोषण करता है, फेफड़े से वो पानी के बाहर शोषण करता है। और ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, टिड्डे, मक्खी और तिलचिट्टे, यानी जो कॉकरोच होता है,
तो उसमें होता है श्वास नली, श्वास नली से वो श्वसन करते हैं। अब ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड कुछ डिजीज होती हैं जो इस हो जाती हैं, सांस से रिलेटेड डिजीज है। तो एक तो अस्थमा होता है, ये एलर्जी के कारण हो जाता है, जैसे पराग या धूल वगैरह के कारण होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होता है, धुआं वगैरह होता है, तो इनसे हो जाता है, ये सांस की बीमारी होती है अस्थमा। और एक होता है हमारा सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है, ये प्रदूषण के कारण होता है। वायु में अगर सिलिका की मात्रा है, या फिर जो श्रमिक होते हैं जो खानों में काम करते हैं, जैसे सिलिका के खान में काम कर रहे हैं, तो सांस के साथ उसके बारीक कण उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे उसके फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है और फाइब्रोसिस हो जाता है, उसको सूजन आ जाता है फेफड़ों में, तो उसको सिलिकोसिस बोलते हैं। यानी सिलिका के कणों की वजह से होता है। एक होता है न्यूमोनिया। जो न्यूमोनिया होता है तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन ये इसमें ये जो इफेक्ट होने वाला जो पार्ट है बॉडी का, तो वो फेफड़े होते हैं, ये ध्यान रखना है। फेफड़े पर ये क्या होता है, कफ भर जाता है फेफड़ों के अंदर, तो सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है, तो ये न्यूमोनिया होता है, जो भी एक जो क्या है, एक श्वसन तंत्र से रिलेटेड हमारी डिजीज है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।